सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए, क्लास का समय हो चुका है। आज की क्लास होने वाली है सीडीपी की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह क्लास दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। हम यहाँ पर आज की क्लास में 50 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न बनाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पूरी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है। आपको भी पता है ना कि विकास जो है हमारा सरल से जटिल की तरफ होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत बताता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निरंतरता सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, सी ऑप्शन शीर्षाधोमुखी सिद्धांत और डी ऑप्शन निकट दूर सिद्धांत। तो यहाँ पर सरल से जटिल की ओर कौन सा सिद्धांत बताएगा, तो वो बताएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। वन लाइनर देखिए क्या कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए विकास का अर्थ क्या है या विकास किसे कहते हैं, तो नोट करिए परिवर्तन। ठीक। परिवर्तन की प्रगतिशील और क्रमबद्ध। एक मिनट यहाँ पर लिख लीजिए, तो एक मिनट। क्रमबद्ध। ठीक। क्रमबद्ध प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। प्रक्रिया को विकास कहा जाता है, इतना आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है। तो वृद्धि जो होता है ये हमारा मात्रात्मक होता है। इसको आप लोग नोट करिए, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक ना, मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। देखिए कह रहा है कि पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था बालक की आयु लगभग क्या होती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी में इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 पार्टों में बांटा था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस संक्रियात्मक की उम्र क्या थी। तो ठोस संक्रियात्मक की जो उम्र थी वो थी 7 से 11 वर्ष। आप लोग जानते रहिएगा। सबसे पहली अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, नहीं होगा, दूसरी अवस्था की पूर्व संक्रियात्मक। पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक। ठीक। सबसे पहली अवस्था थी संवेदी गामक और दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे आप जानते रहेंगे। ठीक ना, ये इसको दूसरी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक। और लास्ट वाला हो जाएगा जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है। तो बताइए किस अवस्था में आएगा। तो बिल्कुल अभी जो हमने बताया कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था ना, उसी में आ जाएगा यह संरक्षण की संक्रियात्मक। ठीक। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये जानते रहिए। इसकी उम्र अभी मैंने बताया 7 से 11 वर्ष होती है। इसी में संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है, आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। तो आप लिख लीजिएगा आत्म केंद्रीयता। ठीक, आत्म केंद्रीयता, इसको आप लिख लेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है केंद्रीयता। ठीक, एक मिनट। चलिए, केंद्रीयता ये हो गया सही। ठीक ना, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का लक्षण है। रटना होगा, समझना होगा, केवल सुनना या लिखना होगा। हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा भी अगर आपको पेडागोजिकल प्रश्न मिल जाए तो तुरंत हमारी बताई गई ट्रिकों को यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं। केवल लिखना गलत होगा, केवल सुनना गलत होगा, रटना कभी भी सही नहीं होता। इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा समझना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक।
आइए, अधिगम की एक विशेषता अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो अधिगम की विशेषता होती है व्यवहार में अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत ठीक अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई, एक मिनट, ये क्या हो गया यार? चलिए, अस्थाई परिवर्तन, इसको आप लोग नोट करेंगे। अधिगम की एक विशेषता यही होता है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा होगा? तो अधिगम को प्रभावित करेगा जो वो कर सकता है हमारा प्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर का, बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयोग किसने किया? स्पीयरमैन ने, बिने ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने? फटाक से बता दीजिए कौन सा होगा उत्तर। चलिए बताइए तो, 1 मिनट जल्दी से बता, 1 मिनट लेंगे समय बताने में उत्तर। भाई साहब ऐसा मत करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल, अगर बात किया जाए बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रथम प्रयोग बेने ने किया था। आपको बताना है कि किस सन में किए थे ये प्रयोग, तो कमेंट करिए एक बार किस सन में किए थे। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आईक्यू का सूत्र पूछा जा रहा है, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो लिख लीजिएगा MA/CA गुणे 100। ठीक, ये हो जाएगा आईक्यू का सूत्र। इसका मतलब एमए का मतलब वास्तविक आय हो जाएगा, मेंटल एज जिसे आप कहते हैं ना। और बिल्कुल, वास्तविक आयु बटा क्या होगा? अरे भाई साहब, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु होता है यार। क्या यार, मेंटल एज बता रहे हैं फिर भी वास्तविक आयु बता रहे हो आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसको नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसिक आयु का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बौद्धिक विकास का स्तर बताइएगा। ठीक, बौद्धिक विकास का स्तर, इसको आप नोट करेंगे। बौद्धिक विकास का स्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है हमारा। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, कोहलर ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने? तो अंतर्दृष्टि जो अधिगम का सिद्धांत था वह कोहलर साहब ने दिया था। आपको पता होना चाहिए। इनका प्रयोग किस पर था? तो चिंपैंजी पर या वन मानुस कह सकते हैं, या जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, चाहे वन मानुस हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे बंदर हो, तीनों में से कोई एक ही रहेगा। आप उस प्रकार से ऑप्शन को चुन लीजिएगा। ठीक ना, और उस वन मानुस का नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था। आप ये भी जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम का एक लक्षण अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अचानक समाधान का बोध होना। लिख लीजिए अचानक। ठीक, अचानक समाधान का बोध होना, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, बोध होना। ठीक, अचानक समाधान का बोध होना ही अंतर्दृष्टि अधिगम का एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? हमने अभी जस्ट बताया कि वन मानुस। यहाँ पर लिखिए मानुस, चाहे चाहे चिंपैंजी लिख सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल, चाहे चिंपैंजी लिखिए चाहे वन मानुस, लेकिन इसका नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम जो था, इसका नाम हो जाएगा सुल्तान था। ठीक, उस वन मानुस का नाम क्या था? सुल्तान था। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो इस प्रकार से आप सही करिएगा। नेक्स्ट पर आइए, देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है हमारा। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है? व्याख्यान विधि है, रटाना है, प्रोजेक्ट विधि है, नोट्स लिखवाना है? फटाक से कमेंट करिए तो। चले, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उदाहरण क्या होगा? व्याख्यान विधि, सबसे पहले रटाना काटिए और नोट्स लिखवाना काटिए, बी और डी कट जाएगा। अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना है। चले, प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल यहाँ पर व्याख्यान विधि नहीं होगा, सबसे बेस्ट होगा प्रोजेक्ट विधि, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? आपको ये बताना है। तो प्रोजेक्ट मेथड यानी कि किसने दिया था बताइए। बिल्कुल, आइए लिख लीजिए, किल पैट्रिक साहब ने दिया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, किल पैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा उसे हम कहेंगे गतिविधि
गतिविधि द्वारा सीखना। इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है जानते हैं? यही होगा गतिविधि द्वारा सीखना। चलें, गतिविधि द्वारा सीखना इसे हम लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट पर चलेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत है। यहाँ पर सिद्धांत नहीं दिया गया बल्कि उस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक को दे दिया गया। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा तभी उत्तर निकलेगा। ठीक, पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की या ब्रूनर। तो आप सब जानते हैं कि व्यवहारवादी का जो जनक होता है वह कौन होता है? बिल्कुल, वह हो जाएगा वाटसन हमारा। ठीक ना, व्यवहारवादी का जनक होता है वाटसन। लेकिन इनमें से आपको उत्तर चुनना है तो यहाँ पर इनमें से जो होगा वो हो जाएगा हमारा पावलोव, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिएगा, व्यवहारवाद का जनक वाटसन साहब को कहा जाता है। वाटसन ने एक परिभाषा दिया था कि आप मुझे बालक दे दो और जो आप कहोगे मैं उसे वह बना दूंगा। अगर आप चोर कहोगे तो चोर बनाऊंगा, वकील कहोगे तो वकील, पुलिस कहोगे तो पुलिस। यह परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है यूपी टेट के लिए। ठीक, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उत्तर पावलोव को चुनिएगा। ठीक, पावलोव। और यह सिद्धांत किस पर प्रयोग करके दिए थे इन्होंने? तो कुत्ते पर इनका प्रयोग था, आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रचालन अनुबंधन किसने दिया? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो लिख लीजिए कि स्किनर साहब ने दिया था। नोट करिए, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था। इसे भी जानते रहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, प्रश्न में कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 8 का। देखिए कहीं ना कहीं हम वंशानुक्रम और वातावरण को ही टिक करेंगे। यहाँ पर दोनों जब होता है तो दोनों के हम उपाय में हम उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक, शिक्षा उतना महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वह वंशानुक्रम और वातावरण ही करता है। लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं शिक्षा भी उसमें मुख्य रोल अदा कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा उपरोक्त सभी होगा, डी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है तब आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, इसको आप लिख लीजिए तो चलिए। व्यक्तियों, लिखने में बहुत समय जाएगा भाई साहब, इसलिए हम लिखते नहीं पड़ा उत्तर। व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली भिन्नताएं, बिल्कुल भिन्नताएं लिखिए या विभिन्नताएं कर दीजिए। ठीक है, विभिन्नता व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है, ये जानते रहिए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए? तो नोट करिए, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं, विभिन्नताओं आप बनाकर लिखिएगा खुद सही साफ साफ। ठीक, के अनुसार शिक्षण कार्य, के अनुसार शिक्षण कार्य, क्योंकि जब बच्चे कई किस्म के हैं तो हमें उसी प्रकार से कार्य भी करना पड़ेगा ना, बिल्कुल पढ़ाना भी उसी प्रकार से पड़ेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करना पड़ेगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब क्या बताएंगे? ए ऑप्शन, विशेष बच्चों को अलग करना। सबसे पहले समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप सुनिए। देखिए, समावेशी शिक्षा सभी बालकों को एक साथ पढ़ाने की बात करता है और किसी भी प्रकार से किसी भी बालक को पढ़ाने से इनकार नहीं किया जाएगा, यह दूसरी बात हो जाएगी। और बालकों के बीच में आप भेदभाव नहीं करेंगे, और इसको भी जानते रहिएगा। बस इतना ही अगर आप जान गए तो आपका उत्तर 100% सही होगा। ठीक, कैसे देखिए,
विशेष बच्चों को अलग करना, अभी मैंने जस्ट बताया कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना, इसलिए ए ऑप्शन कट जाएगा। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ये हो सकता है। और कह रहा है प्रतियोगिता बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, बालकों के बीच में कंपटीशन की बात नहीं होगी। और डी ऑप्शन केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं, उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा किसके लिए होती है? तो समावेशी शिक्षा सभी के लिए होगी ना, सभी बच्चों के लिए होगी, बिल्कुल सभी बच्चों के लिए। ठीक, सभी प्रकार के बच्चों के लिए होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आरटीई एक्ट जो आया था, यह किस आयु तक लागू हुआ था, तो आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात इसी में की गई थी। और यह लागू कब हुआ था अपने भारत में? तो सन 2010 में इसे लागू किया गया था। बना था 2009 में, लेकिन लागू 2010 में हुआ था। इसको आप जानते रहिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा प्रेरणा का बाह्य स्रोत है? रुचि है, जिज्ञासा है, पुरस्कार है, आत्मसंतोष है? बताइए। बाह्य प्रेरणा का पूछा जा रहा है, बिल्कुल। देखिए, आत्मसंतोष तो आंतरिक होगा, और तो जिज्ञासा भी आंतरिक होगा, और रुचि भी आंतरिक होगा। तो यहाँ पर ये उत्तर कट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पुरस्कार जो होगा हमारा, ये बाहरी स्रोत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रेरणा का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? चलिए बताइए। व्यवहार को आरंभ और दिशा देने वाली शक्ति को ही प्रेरणा कहते हैं। इसको नोट करिए। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए, आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा, स्वयं की रुचि लिख लीजिए। चलिए, स्वयं, ठीक, स्वयं की रुचि, ये होता है हमारा आंतरिक प्रेरणा। इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। अभी तक आज की क्लास में आप लोग 10 प्रश्न एमसीक्यू और 20 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर 30 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। थोड़ा वहीं पर जहां पर कमेंट करने का ऑप्शन है, आप देखेंगे वहां पर हाइप करने का ऑप्शन होगा, एक बार हाइप भी करिए, ताकि क्लास अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक, चलिए प्रश्न देखिए। सीखने का पठार का अर्थ क्या है? तेजी से सीखना होगा, सीखने की गति का रुक जाना होगा, भूल जाना, अभ्यास बढ़ाना? बताइए। सीखने का पठार का अर्थ क्या होगा? तेजी से सीखना कभी नहीं होगा, भूल जाना होता नहीं, अभ्यास बढ़ना बिल्कुल नहीं, सीखने की गति का रुक जाना यानी कि बी ऑप्शन, यही हमारा सही होगा प्रश्न संख्या 11 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भूलने का वक्र किसने दिया? बताइए। अगर बात भूलने के वक्र की जाएगी, तो एविंग हॉस महोदय थे हमारे, इन्होंने ही भूलने का वक्र दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनरावृत्ति का महत्व क्या है, तो आप लिख लीजिएगा, स्मृति को मजबूत करना, स्मृति को मजबूत करना। ठीक, बिल्कुल, स्मृति को मजबूत करना लिखिए और तुरंत आगे बढ़िए, क्योंकि समय वेस्ट ना होने पाए। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का लक्षण है? मौलिकता, जिज्ञासा, लचीलापन, उपरोक्त सभी? चलिए, सृजनात्मकता का लक्षण तो आप सब जानते हैं, यहाँ पर मौलिकता, जिज्ञासा, ये दोनों होता है, इसलिए इसलिए हमारा उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? सम्मान, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता या आत्मसिद्धि? बताइए, फटाक से बताइए। मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कि मास्लो के अनुसार सबसे पहली जो आवश्यकता होगी,
वह हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अच्छे मूल्यांकन का उद्देश्य है। केवल अंक देना नहीं होता, छात्रों को डराना नहीं होता, सीखने की प्रगति जानना हो सकता है, रैंक बनाना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल सीखने के दौरान मूल्यांकन। नोट करिए, सीखने के दौरान मूल्यांकन। ठीक, सीखने के दौरान मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए समेटिव असेसमेंट क्या क्या होता है, तो यह होता है क्या, अंत में किया गया मूल्यांकन। अंत में किया गया मूल्यांकन, किया गया मूल्यांकन। ठीक, अंत में किया गया मूल्यांकन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, औद्योगिक। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, इसमें से जो है हमारा औद्योगिक जो है ये हमारे विकास का क्षेत्र नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए सामाजिक विकास का अर्थ क्या है और भावनात्मक विकास क्या है, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए तो। चलिए, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, प्रश्न संख्या 15। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, तो लिखिए, आप खुद लिखिए, दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता का विकास। ठीक, आप लिखिए, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है, हम उत्तर लिखेंगे नहीं, नहीं तो समय लगेगा। चलिए भाई साहब, बार बार कमेंट करते हो यार। दूसरों के, लिखिए, दूसरों के साथ हम बोलते हुए चले, अगर अच्छा से न लिख पाए तब भी आप लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने की जगह उतना है नहीं। ठीक है ना, दूसरों के साथ संबंध, संबंध बनाने की क्षमता का विकास, ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए कि भावनात्मक विकास क्या है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा उत्तर होगा भाई साहब, भावनाओं। ठीक, भावनाओं, भावनाओं बिल्कुल। चलिए, भावनाओं को समझने, समझने और नियंत्रित करने, नियंत्रित करने बिल्कुल का विकास, लिख लीजिए, यही होता है इसका उत्तर। ठीक है ना, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी। तो यह देने वाले हमारे वाइगोत्स्की महोदय थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, इसका फुल फॉर्म ये होता है। जेडपीडी को ही पाण या ढांचा कहा जाता है, इसका फोल्डिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप जानते रहिए। देखिए, जेडपीडी का अर्थ क्या है, तो स्वतंत्र क्षमता और सहायता से प्राप्त क्षमता का अंतर। इसको लिखिए, इसका फोल्डिंग किससे संबंधित है, सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ठीक, अस्थायी सहायता, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, बिल्कुल अस्थायी सहायता से संबंधित है। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता है। कठोरता, सहानुभूति, दंड देना या उपेक्षा करना। तो आप लोग नोट करेंगे, अच्छे शिक्षक की पहचान दंड देना नहीं होगा, उपेक्षा करना नहीं होगा, कठोरता नहीं होगा, बल्कि सहानुभूति होता है। यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये भी जरूर कमेंट करिए एक बार। ठीक, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।